नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां पूरी। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक की, कहा सभी मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए तैयार। विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया। भारत ने 200 करोड़ कोविड टीके लगाकर अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी पर नियंत्रण के लिए देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन को संबोधित करेंगे। भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद ने 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता और मैनचेस्टर में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 260 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या में विशाल शर्मा के साथ मैं नीलम मलकानिया। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन कल राष्ट्रपति पद का चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। राष्ट्रपति पद के लिए सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को नामित किया है, जबकि विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को अपना प्रत्याशी बनाया है। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना गुरुवार 21 जुलाई को होगी। एनडीए के सहयोगी दलों के अलावा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजू जनता दल ने श्रीमती मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल सुबह 10 बजे मतदान होगा। चुनाव के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। विधानसभा परिसर को सैनिटाइज किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विधानसभा भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में विशेष मतदान केंद्र बनाया गया है। विधानसभा परिसर में कल सभी विधायकों और सांसद तथा मतदान अधिकारियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य एस सेल्वा गणपति दिल्ली में मतदान करेंगे। कांग्रेस के लोकसभा सदस्य वी वैथिलिंगम पुदुचेरी में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। एक विधायक के वोट का मान 16 होगा, जबकि सांसद के वोट का मान 700 होगा। पुदुचेरी में एनआर कांग्रेस के 10, भाजपा के 6 और 4 निर्दलीय विधायक तथा भाजपा सांसद सेल्वा गणपति एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करेंगे, जबकि डीएमके के 6, कांग्रेस के 2 विधायक और सांसद वैथिलिंगम विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट डालेंगे। 2 निर्दलीय विधायकों ने अपना पक्ष अभी जाहिर नहीं किया है। पुदुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं शिव प्रकाश मिश्र। इस बीच मानसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसे संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सभी राजनीतिक दलों का सहयोग मांगने के लिए बुलाया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी, कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के तिरुचि सिवा ने बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद श्री जोशी ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में 36 राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल हुए। 36 parties attended and almost 36 leaders, they put forth their views, and I am thankful to them for having accepted our invitation and participated, and they have given their suggestions also, and they have demanded for some of the issues to be discussed. The government under the leadership of the entire meeting went on in the leadership of Shri Rajnath Singh ji. Rajnath Singh ji and myself, we have amply clarified that under the rules and the procedure for whichever the speaker and chairman gives the permission, government is ready to discuss the any issue. बैठक के उपरांत कई विपक्षी नेताओं ने कहा कि उन्होंने मूल्य वृद्धि, असंसदीय शब्द विवाद तथा अग्निपथ भर्ती योजना वापस लेने की मांग उठाने का मुद्दा मानसून सत्र में रखने की बात कही। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 18 बैठकें होंगी। इस सत्र में राष्ट्रपति के चुनाव के अलावा उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक, वन संरक्षण संशोधन विधेयक, प्रेस और पाक्षिकों का पंजीकरण विधेयक समेत कई विधेयक इस सत्र में रखे जाने की संभावना है।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात पहुंची। श्रीमती मुर्मू ने अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को संबोधित किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री भारती पवार तथा भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल और राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी उपस्थित थे। इससे पहले श्री पटेल ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर श्रीमती मुर्मू का स्वागत किया। विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के लिए मार्गरेट अल्वा को प्रत्याशी बनाया है। विपक्षी दलों की आज नई दिल्ली में बैठक के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि 17 दलों ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि श्रीमती अल्वा मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। श्रीमती मार्गरेट अल्वा राज्यसभा की 4 बार और लोकसभा की 1 बार सदस्य रही हैं। वे केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड और राजस्थान की राज्यपाल भी रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कॉम्पिटिशन्स की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो आकाशवाणी लाया है एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम अभ्यास। एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289909444 पर, या आप ईमेल भी कर सकते हैं अपने सवाल abhyas.airnews@gmail.com पर। हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट आपके भेजे सवालों का देंगे जवाब शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपके सवालों का हम करेंगे इंतजार 20 जुलाई तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने 18 महीने के भीतर 200 करोड़ कोविड टीके लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर सभी भारतीयों को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत के टीकाकरण अभियान को सफलतम बनाने में योगदान करने वालों पर गर्व है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वैज्ञानिक अनुसंधान, टीकों के निर्माण और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के विशाल नेटवर्क से ये सफलता प्राप्त की गई है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल कोविड प्रबंधन देश में सफल कोविड टीकाकरण अभियान का मुख्य कारक है। आज इंडिया एक इकलौता कंट्री है जिसमें 98% 18 एबव पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर हो गया हो, 90% सेकंड डोज एडमिनिस्टर हो गया हो। वो छोटी बात नहीं है। तो इस तरह से एक व्यापक अभियान के तौर पे हमने कार्यक्रम लिया पब्लिक अवेयरनेस के साथ, और घर में जाके दस्तक लगा के उसको टीका दिया। उसके बाद हर घर दस्तक 2 चलाया और टीका दिया। और वर्तमान समय में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 दिन तक प्रिकॉशन डोज 18 एबव सभी को लगाया जा रहा है। हर घर दस्तक अभियान के महत्व को उजागर करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि 97% जनसंख्या को कोविड रोधी टीके की दूसरी खुराक दी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने जोर दिया कि कोविड टीकाकरण बच्चों की प्रतिरक्षा के लिए अनिवार्य है। बच्चों को टीका लगना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जून महीने से नया सेशन चालू हो चुका है, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। ऐसी स्थिति में इम्यूनाइज हो ये बहुत आवश्यक है। और इसलिए 12 to 15 to 18 सभी बच्चों को हमारे वैक्सीनेटर स्कूल में जाते हैं, बच्चों को लगाते हैं, कैंप आयोजित करते हैं और उसको अच्छा प्रतिशत मिल रहा है। आज 82% फर्स्ट डोज लग चुका है और 12 एबव को 80% लग चुका है फर्स्ट डोज। भारत में 16 जनवरी 2021 को राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को 200 करोड़ टीकाकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि पर बधाई दी है। संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि भारत के प्रयासों और समर्पण को दर्शाती है। 200 करोड़ टीकाकरण पूरा होने पर देश भर से लोगों ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। हमने आम लोगों से बात की, लोगों ने सरकार को बधाई दी और अपना आभार व्यक्त किया।
मेरा नाम डॉक्टर अमित सक्सेना और हम लखनऊ से हैं। बड़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि हम लोगों ने आज के दिन 200 करोड़ जो टीकाकरण का एक लक्ष्य पूरा किया है। सबसे ज्यादा हर्ष की बात यह है इतने बड़े आंकड़े को इतने कम समय में पार करना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी अपने सरकार की भी। इतने अच्छे तरीके से उन्होंने कोविड को नियंत्रण किया। बड़े गर्व का विषय है कि हम लोग विश्व में अपना पूरा इस प्रकार से एक परचम लहरा पाए हैं। मेरा नाम शहजाद है। भारत सरकार ने आज 200 करोड़ का वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया है। ये बहुत ही खुशी की बात है। दूसरे देशों की तुलना में भारत सरकार ने ये काम बहुत ही कम समय में पूरा कर लिया है, क्योंकि सरकार कोरोना के मामले में बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके लिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिसोदिया है और मैं ईस्ट दिल्ली से बोल रहा हूँ। बहुत हर्ष की बात है कि देश ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो ये देश के लिए, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो इस मुहिम की जो सक्सेस है उसको लेकर मैं मोदी सरकार, भारत सरकार का आभारी हूँ और बधाई देता हूँ। गृहमंत्री अमित शाह ने 200 करोड़ कोविड रोधी टीकाकरण की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने पर देशवासियों को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में श्री शाह ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत की इच्छा शक्ति और ताकत को दर्शाता है। गृहमंत्री ने देश के वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल से जुड़े कर्मचारियों और टीकाकरण अभियान से संबद्ध प्रत्येक व्यक्ति का धन्यवाद किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद और बधाई दी। विजनरी लीडरशिप, दूरदृष्टि, दूरदर्शिता और उनके द्वारा जिस तरीके से ये जो कोरोना का संक्रमण था इसको हैंड्स ऑन लेने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, उसका ये प्रमाण है। और आज हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं कि उनके सफल नेतृत्व में आज 130 करोड़ देशवासी स्वास्थ्य कवच पहन करके वो कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हुआ है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश ने आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से आजीविका की रक्षा करते हुए रिकॉर्ड गति से इस लक्ष्य को हासिल किया है। केरल सरकार ने देश में मंकी पॉक्स का पहला रोगी मिलने के बाद इससे बचाव के उपायों में तेजी लाते हुए राज्य के सभी हवाई अड्डों पर हेल्प डेस्क स्थापित की हैं। ये हेल्प डेस्क तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोझिकोड और कन्नूर हवाई अड्डों पर बनाई गई हैं। कल से पूरे राज्य में मंकी पॉक्स संक्रमण के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस बीच राज्य में मौजूद केंद्रीय दल ने आज कोल्लम जिले का दौरा किया और अस्पताल जाकर मंकी पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति के बारे में जानकारी ली। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां पूरी। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। कहा सभी मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए तैयार। विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया। भारत ने 200 करोड़ कोविड टीके लगाकर अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी पर नियंत्रण के लिए देश की प्रतिबद्धता का सबूत बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन को संबोधित करेंगे। भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद ने 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता और मैनचेस्टर में तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 260 रन का लक्ष्य दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की बैठक स्वावलंबन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन नई दिल्ली के डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री स्प्रिंट चैलेंज का अनावरण भी करेंगे। रक्षा क्षेत्र में स्वावलंबन हासिल करना आत्मनिर्भर भारत के प्रमुख लक्ष्यों में शामिल है। संगोष्ठी के दूसरे दिन सरकार के विजन सागर यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के अनुरूप हिंद महासागर क्षेत्र के बारे में चर्चा होगी। भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद आईसीएसई की 10वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम आज घोषित कर दिए गए। ये परीक्षा परिणाम परिषद की वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। विद्यार्थी अपना परिणाम CISCE.org और results.CISCE.org पर देख सकते हैं। परीक्षा परिणाम SMS के जरिए भी पता किया जा सकता है।
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट अंडर ग्रेजुएट 2022 देश के 543 शहरों के 3,500 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। ये परीक्षा भारत से बाहर 14 शहरों में भी आयोजित की गई। परीक्षा में रिकॉर्ड 18,72,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने भाग लिया। इनमें से तकरीबन 11 लाख महिलाएं हैं। नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा का संचालन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कर रही है। इस परीक्षा के माध्यम से एमबीबीएस, बीडीएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेद, मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएएमएस तथा अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश होता है। आईएनएस सिंधु ध्वज को 35 वर्ष की शानदार सेवा के बाद कल नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया। पूर्वी नौसैनिक कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल बिस्वजीत दासगुप्ता समारोह में मुख्य अतिथि थे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सिंधु ध्वज पनडुब्बी नौसेना में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में भारतीय नौसेना के प्रयासों की ध्वजवाहक रही। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा है कि इस वर्ष की वायुसेना दिवस परेड चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में वायुसेना प्रमुख ने आज कहा कि प्रधानमंत्री के विचारों के अनुसार और देश के युवाओं को भारतीय वायुसेना की ताकत दिखाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। वर्ष 2006 से वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे पर मनाया जाता रहा है। वायुसेना प्रमुख ने बताया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार विमानों की गतिविधियों पर वायुसेना लगातार नजर रखती है और जब भी चीन के विमान वास्तविक नियंत्रण रेखा के अधिक निकट आते हैं तो वायुसेना उचित कदम उठाती है। We have increased the mobile observation posts along the borders and we get a lot of inputs from the army and other agencies who are also deployed there. So the movements and the air activity across the LAC is being continuously monitored by all of us. Whenever we find that the Chinese aircraft or the RPS are coming a little too close to the LAC, we take appropriate measures by scrambling our fighters or putting our systems on higher alert. भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की वार्ता का 16वां दौर आज सवेरे शुरू हुआ। दोनों देशों के सैन्य कमांडर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की ओर चुशुल मोल्दो में बैठक कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज की बैठक में मुख्य रूप से पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों से सेना हटाए जाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। 52वीं बीजीबी बीएसएफ महानिदेशक स्तर का सीमा सम्मेलन रविवार को बांग्लादेश में आरंभ हुआ। भारतीय पक्ष का नेतृत्व सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक पंकज सिंह कर रहे हैं। सम्मेलन के पहले दिन दोनों पक्षों ने सीमा प्रबंधन, हथियार और गोला बारूद की तस्करी, मादक द्रव्य, महिलाओं और बच्चों की तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों तरफ 150 यार्ड तक विभिन्न विकास गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। सम्मेलन में समन्वित सीमा प्रबंधन योजना सीबीएमपी, विभिन्न सशस्त्र गुटों और कट्टरपंथी तथा आतंकवादी संगठनों से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान पर भी विचार विमर्श किया गया। दोनों देशों ने बीजीबी और बीएसएफ के बीच मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। श्रीलंका में अगला राष्ट्रपति बनने की दौड़ में कार्यवाहक राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे और मुख्य विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा तथा 2 अन्य प्रत्याशी शामिल हैं। सांसदों ने कल राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बैठक की थी। राष्ट्रपति का चुनाव 20 जुलाई को होगा और संसद श्री गोतबाया राजपक्ष के स्थान पर नया राष्ट्रपति चुनेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पुलवामा शहर के नजदीक गंगू चौराहे पर एक जांच चौकी पर आज दोपहर बाद आतंकवादियों की गोलीबारी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक सहायक उप निरीक्षक शहीद हो गए। इस बीच सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। सिंधु ने फाइनल मैच में दुनिया की 11वें नंबर की खिलाड़ी चीन की वांग जी यी को हराकर खिताबी जीत हासिल की। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पीवी सिंधु को उनकी सफलता के लिए बधाई दी।
पीवी सिंधु जी को मैं पहले तो देश की ओर से और भारत सरकार की ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूं। सिंगापुर टाइटल जीतकर तिरंगे की मान और शान एक बार फिर बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलों को लगातार बढ़ावा दिया। फिट इंडिया मूवमेंट हो या खेलो इंडिया अभियान, टॉप स्कीम हो या बाकी योजनाएं हो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर बड़े टूर्नामेंट से पहले खिलाड़ियों से बात भी की और उनका मनोबल भी बढ़ाया। एक बार फिर पीवी सिंधु जी को बहुत बहुत बधाई सिंगापुर टाइटल जीतने पर। मैनचेस्टर में इंग्लैंड के साथ तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 260 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 8वें ओवर में 2 विकेट पर 38 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। इंग्लैंड की टीम 45 ओवर और 5 गेंद में 259 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आता है प्रतिदिन इसी संग्राम की एक झलक। आज की कड़ी में हम खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह सीएम को याद कर रहे हैं, जिनकी 17 जुलाई 1835 को मृत्यु हुई थी। खासी क्षेत्र पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ अपनी रणनीति, वीरता और नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध यू तिरोत सिंह उग्र नेताओं में से एक थे। ये युद्ध 1823 से 1833 तक लड़ा गया था। उनकी पुण्यतिथि हर साल मेघालय में राजकीय अवकाश के रूप में मनाई जाती है। तिरोत सिंह ने युद्ध की घोषणा की और खासी पहाड़ियों पर नियंत्रण के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। प्रारंभ में ब्रिटिश शासन और तिरोत सिंह एक समझौते पर पहुंचे, जिसके अनुसार दुआर कहे जाने वाले दर्रे पर तिरोत सिंह का कब्जा हुआ। लेकिन राजा बलराम सिंह ने दुआर पर तिरोत सिंह के दावे को नामंजूर किया और अपने दावे को स्थापित करने के लिए अपनी सशस्त्र सेना के साथ आगे बढ़े। जब खबर आई कि अंग्रेज असम में सेनाओं को मजबूत कर रहे हैं, तो तिरोत सिंह ने फिर से दरबार बुलाया और अंग्रेजों के लिए नोंगखला को खाली करने का आदेश पारित किया गया। अंग्रेजों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और खासियों ने नोंगखला में ब्रिटिश सेना पर हमला कर दिया। एंग्लो खासी युद्ध में खासी वीरों के पास गोला बारूद की कमी थी और उनके पास सिर्फ तलवारें, ढाल, धनुष और तीर थे। इसलिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया, जो लगभग 4 वर्षों तक चला। तिरोत सिंह को अंग्रेजों ने गोली मार दी थी, इसलिए उन्हें एक गुफा में छिपना पड़ा। आखिरकार उन्हें जनवरी 1833 में अंग्रेजों ने पकड़ लिया और ढाका जेल भेज दिया। 17 जुलाई 1835 को यू तिरोत सिंह सीएम का निधन हो गया। आकाशवाणी समाचार देश के इस वीर सपूत को नमन करता है। आज हम स्वतंत्रता सेनानी वीर हस्साराम पमनानी को भी याद कर रहे हैं। हस्साराम
पमनानी की मृत्यु 17 जुलाई 1940 को हुई थी। 10 अप्रैल 1889 को सिंध के रोहरी में जन्मे पमनानी ने 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी के लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। 1937 में पमनानी सिंध विधानसभा के लिए चुने गए। जब क्षेत्र में सांप्रदायिक भावनाएं भड़कीं, तो पमनानी ने घटनाक्रम के पीछे की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उपद्रवियों का दंगे शुरू करने का प्रयास नाकाम हुआ और उन्होंने वीर हस्साराम पमनानी को 17 जुलाई 1940 को गोली मार दी। आकाशवाणी समाचार इस महान शहीद को नमन करता है। हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी किशोर येसव को भी आज याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 17 जुलाई 1930 को हुई थी। महाराष्ट्र के पालघर के निवासी किशोर गुजरात के धरसाना में सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। सत्याग्रहियों पर पुलिस के लाठीचार्ज में वे घायल हो गए थे। पुलिस ने किशोर को प्राथमिक उपचार देने की बजाय गिरफ्तार कर लिया और आर्थर रोड जेल में डाल दिया। वो लगभग 15 दिन जेल में बंद रहे और उसके बाद गंभीर स्थिति में जे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिए गए। इसके 2 दिन बाद 17 जुलाई 1930 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान सत्याग्रही को आकाशवाणी समाचार का नमन। आज हम स्वतंत्रता कार्यकर्ता गुरिया को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया था। गुर्रिया को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को समर्थन देने और उकसाने के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें सश्रम 14 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। 17 जुलाई 1859 को अंडमान की सेलुलर जेल के कारावास में ही उनकी मृत्यु हो गई। आकाशवाणी देश के इस वीर सपूत को सलाम करता है। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश या बूंदाबांदी होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और तेज वर्षा के आसार हैं। तापमान 24 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। तापमान 27 और 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। लेह और गिलगित में भी कहीं कहीं बादल छाए रहने का अनुमान है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, आइजॉल, शिलंग, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा और गांगटोक में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बाढ़ की स्थिति अब नियंत्रण में है। शहर की लगभग सभी सड़कों से बाढ़ का पानी निकाल दिया गया है। बारिश के कारण बंद कर दिए गए स्कूल कल से दोबारा खोल दिए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां पूरी। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। कहा, सभी मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए तैयार। विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया। भारत ने 200 करोड़ कोविड टीके लगाकर अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी पर नियंत्रण के लिए देश की प्रतिबद्धता का सबूत बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन को संबोधित करेंगे।
भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद ने 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता और मैनचेस्टर में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 260 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।